नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि अगर कहीं कत्ल गारतगिरी होती है, कहीं बर्बादी होती है, कहीं तबाही होती है या फिर तबाही व बर्बादी का नंगा नाच नाचा जाता है तो वहाँ पर राहत पहुँचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उसी वक्त राहत पहुँचाई जाती है, उसी वक्त आवाम के आंखों से बहने वाले आंसुओं को पहुंचा जा सकता है जब हादसात या वाक़यात पेश आते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात ही कुछ निराली है। आप अंदाज़ा कीजिए मणिपुर में किस कदर तबाही व बर्बादी के वाक़यात पेश आए थे, किस तरह ख़वातीन को बरहना करके परेड करवाया गया था, किस तरह उनकी नज़रों के सामने उनके बाप को, उनके भाइयों को को कत्ल किया गया था, उनके मर्दाने को कत्ल किया गया था और फिर उसके बाद उस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हो गए थे और यहाँ तक के लोग खाने के लिए मोहताज हो गए थे। और हालत ये हो गई थी कि पुलिस वालों के बारे में भी कहा जा रहा था और दूसरे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके बारे में भी यही कहा जा रहा था, ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि वो एक मखसूस कबीले की तायद कर रहे हैं और दूसरे जो कबाइल है, ईसाई कबाइल, उन पर जुल्म ढा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा था। तो बहरहाल बैरन सिंह की हुकूमत वहाँ पर थी, लेकिन अब बेचारा कहाँ है ये तो नहीं मालूम, लेकिन वज़ीर आज़म वहाँ पहुँच गए हैं। और कब पहुँचे वज़ीर आज़म, आपको बता दूँ, जब वाक़या होता है, जब परेशानी होती है, जब लोग यानी तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाते हैं तो फिर वो कैंपों में चले जाते हैं। उस वक्त आपका ये फ़र्ज़ बनता है बहैसियत वज़ीर आज़म कि आप वहाँ पर जाते, उनकी दिलजोई करते, उनकी मदद करते और निफाज़ क़ानून के एजेंसियों को मुतनब्बे करते, इंतबा देते, वार्निंग देते कि अगर तुम लोग अमन व अमान की बरकरारी में नाकाम हो जाते हैं तो फिर तुम्हें यहाँ से हटाकर दूसरी जगह मुतय्यन कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म ने तो ये वाक़या कब हुआ, 23 मई यानी मई 2023 में हुआ। मई 2024 गया, मई 2025 भी चला गया और अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस महीने में, सितंबर के महीने में वज़ीर आज़म जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 साल के करीब वाक़या हो रहा है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म 3 साल के करीब जब गुजर जाता है वक्त, वहाँ जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि मैं आपकी मदद के लिए आ गया। अच्छा हुआ कि लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज नहीं हुआ, वरना वो वज़ीर आज़म को बहुत बुरा जवाब दे सकते थे। तो बहरहाल वज़ीर आज़म ने वहाँ दावा किया कि मणिपुर तरक्की कर रहा है, मणिपुर आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता सिद्दीक साहब, मणिपुर वहाँ पर जिस तरह कत्ल गारतगिरी की गई, इंसानियत को शर्मसार किया गया, गिरजाघरों को जलाया गया और वहाँ हद तो ये है कि इंसानियत तो हर दिन पामाल होती रही, फिर वज़ीर आज़म कहते हैं तरक्की कर रहा है, वो मणिपुर आगे बढ़ा है, कैसे बढ़ा है? शुक्र है रियाज साहब, कम से कम 2-2.5 साल के बाद याद आ गया मणिपुर। जी जी। वरना हमारे वज़ीर आज़म के पास हर जगह जाने के लिए वक्त है, हर फोरम में जाने के लिए वक्त है, इंटरनेशनल दौरों का वक्त है। लेकिन हमारी एक स्टेट जो जल रही है, 2 साल के ऊपर हो चुका है, जहाँ पे खुलेआम इस्मत दरी हो रही है, जो है ना लूटम लाटी हो रही है, वहाँ पे हर किस्म की जो है ना पामाली इज्जतों की हो रही है। जी जी। तो वहाँ पर जो है ना कुछ भी एक लफ्ज़ भी उन्होंने नहीं कहा आज तक, जो है ना। और वज़ीर दाखिला भी आते हैं, आके चले आते हैं, क्या हुआ बताइए, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हुआ? इन्हें अब क्यों याद आया? सवाल ये पैदा होता है, सब में बड़ा सवाल। क्या अब इसलिए याद आया कि कहीं आपका कांग्रेस जो पीछा कर रही है कि वोट चोरी का जो इल्ज़ामात है, टैरिफ के जो मसाइल हैं, इससे घबरा के आप कहीं इधर तो नहीं आ गए हैं, जो है ना, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मतलब है कि मसलियतन ये जो है ना मजबूरन वहाँ पे जाने पे तैयार हुए, अदरवाइज़ जो है ना ये नहीं जाते। इन्हें अगर कोई इलेक्शन कैंपेन अगर कोई स्टेट की हो तो वहाँ बराबर ये जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जो है ना। तो अब अचानक से जो है ना ये, अच्छा जब आप जाते हैं तो जाके वहाँ के आवाम से मिल के करके उनका दर्द उनका सुन के, उनके जो मसाइल है सुन के, उसको जो है ना दिलासा तो देते हैं कम अज़ कम। तो खाली ये ऐसा दिख रहा है कि कोई इलेक्शन कैंपेन का दौरा है, यानी इंसान कोई हमदर्दी इनको नहीं है वहाँ पे, ऐसा दिखता है। और मेरे ख्याल से पब्लिक भी वहाँ की कोई ख़ास उनको वेलकम नहीं की है। तो ये जो है ना सरकारी दौरा है और इससे क्या होने वाला है मुझे समझ से बाहर है। जो इतना जल रहा है तो वहाँ पे क्या होने वाला है सर, जो है ना, जबकि ये काम पहले होना चाहिए था, बहुत पहले, जो है ना, जब शुरुआत हुई थी वहीं पे जाते या कम से कम बयान देते, लोगों को दिलासा देते। लेकिन ये
और वहाँ के वो जो सीएम हैं वो भी बेचारे, उन्होंने भी वो बीजेपी के थे तो जी जी। जो थे सीएम वहाँ पे, वो भी बिल्कुल लापता हैं, उनके कुछ भी जो है ना उनका वो नहीं है कुछ भी। तो बताइए, तो ऐसे हालत में क्या फ़ायदा जाके, ये मतलब उनको क्या मिलने वाला है, क्या उनको फ़ायदा हो, मेरे समझ से बाहर है जो है ना। लेकिन वज़ीर आज़म गए, चलिए अच्छा हुआ कि कम से कम उन्हें एहसास तो हुआ कि वहाँ चले जाना चाहिए। लेकिन आप नाज़रीन बता दूं कि जहाँ तक वज़ीर आज़म के दौरे मणिपुर का सवाल है, उन्होंने इसलिए नहीं गए वहाँ पर कि कांग्रेस उनका ताक़ुब कर रही है, फिर कांग्रेस उन्हें वोट चोर कह रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे मुल्क में लग रहे हैं, उसलिए नहीं गए सिद्दीक साहब। असल वजह यह है कि हमारी हमारा पड़ोसी मुल्क है नेपाल। नेपाल में बूढ़े जो है हुक्मरान या सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस है, उनके खिलाफ जनरेशन जेड जो है उस जनरेशन की जानिब से एहतजाज शुरू किया गया। और उन बूढ़ों ने जो 70 साल पार कर चुके थे वो बारी बारी वज़ीर आज़म बन रहे थे। तो वहाँ के नौजवानों ने कहा कि ये बूढ़े कब तक मुल्क को लूटते रहेंगे, रुशवत सतानी के जरिए, बदनवानी के जरिए, और अपने खजाने भरते रहेंगे। अब देखिए, एक देवबा जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उनके घर में एक सुरंग निकली और वहाँ पर आपने देखा कि किस कदर सोना वहाँ रखे हुआ था, नकद रकम रखी हुई थी। तो वो ये इन बूढ़ों को देखकर, इन ज़ईफ़ उल अक़ल सियासतदानों को देखकर, ना सिर्फ ये जिस्म के ज़ईफ़ होते हैं बल्कि ज़ईफ़ उल अक़ल भी होते हैं। तो बहरहाल 70 साल उम्र हो गई कई लोगों की। उली जो थे नए वो जो वज़ीर आज़म जो फरार हो चुके हैं, वो भी आप देखेंगे कि किस अंदाज में वहाँ से फरार हुए। तो उनकी भी उम्र 70 साल से तजावज़ कर गई थी। तो लोगों ने सोचा, नौजवान नस्ल ने सोचा कि ये बूढ़े मुल्क को तबाह कर रहे हैं, रुश्वत ले रहे हैं और रुश्वतखोरी में मुलविस है, बदनवानी में मुलविस है, सरकारी ख़जाने को लूट रहे हैं और ये मुल्क की खिदमत नहीं बल्कि बेरोज़गारी में इजाफा करते जा रहे हैं। तो वहाँ जनरेशन जेड यानी 1997 और 2012 के दरमियान जो नस्ल पैदा हुई, उन लोगों के बुनियाद पर ये इसका नाम, तहरीक का नाम जनरेशन जेड रखा गया। तो बहरहाल आपको ये बताना ज़रूरी है कि वहाँ बूढ़े हुक्मरानों को और लालची हुक्मरानों को, बुलहवस बूढ़ों को हटाने के लिए, सियासतदानों को हटाने के लिए वो तहरीक शुरू की गई। जैसे ही वहाँ ये तहरीक शुरू हुई, वज़ीर आज़म शायद हैबत खा गए होंगे कि मैं भी 17 सितंबर को 75 साल का हो रहा हूँ, मोहन भागवत पहले ही 75 साल के हो गए 11 सितंबर को। तो वो सोचकर अक्सर ये कहा जा रहा है कि वो डर गए, डर के मारे उन्होंने यही सोचा कि भाई अब तो बैरूनी दौरे तो करने से रहे, पहले मणिपुर का दौरा करेंगे। क्योंकि मणिपुर के लोग कह रहे थे कि वज़ीर आज़म को गुजरात जाने का बार बार मौका मिलता है, यानी वो चले जाते हैं, बैरूनी दौरे करते हैं, लेकिन मणिपुर जल रहा था, तबाह ताराज हो रहा था। उस वक्त भी उन्होंने ना अपना मुंह खोला, ना अपने कदम आगे बढ़ाए, ना यानी मणिपुर का दौरा नहीं किया। वही राहुल गांधी मणिपुर का दौरा करते हैं, लोगों को दिलासा देते हैं और वज़ीर आज़म को उस वक्त कहा जाता है कि कुछ शर्म नहीं आई। लोगों ने कहा, ये मैं तो ऐसा नहीं कहता वज़ीर आज़म को, क्योंकि वज़ीर आज़म तो वज़ीर आज़म होते हैं। तो बहरहाल वज़ीर आज़म अब मणिपुर गए हैं, असल डर के मारे गए हैं, सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं, वरना उन्हें भी अंदाज़ा हो गया है कि वो भी 75 साल के होने वाले हैं और उनको घर का रास्ता दिखाया जाने वाला है और अवाम अब नौजवान उठने वाले हैं, ये कहा जा रहा है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये देखिए, नौजवान नस्ल को आपको मौका देना ज़रूरी है। जी जी। ये बूढ़े जो बैठे हुए हैं ना तो ये लोग हुकूमत चलाने के अहल है, ये सिर्फ अपने ख़जाने, अपने झोलियाँ भरते जा रहे हैं लोग जो है ना। तो वहाँ पर जो है ना, जो इनकलाब आया ये नौजवानों की तरफ से आया है और वहाँ पे छेड़छाड़ जो शुरू की गई, पहले सोशल मीडिया एक बहाना है, लेकिन वो लोग देखते आ रहे हैं कई बरसों से जो है ना ऐसे ही चले आ रहा है। कोई तरक्की नहीं, कोई जॉब्स नहीं, कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर जो है ना। तो मौका देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। जो नई जनरेशन है उनको मौका बराबर मिलना चाहिए। तो वैसे हालात को देखते हुए ये भी घबरा गए जो है ना कि भाई ऐसा हो गया है, हमारे पड़ोसी 3 मुल्कों में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ की न्यू जनरेशन भी जो है ना एकदम पलट के आ जाए। बेजार है, लोग तो बेजार है, बिल्कुल बेजार है। लेकिन वोट चोरी जो हुई है उसके जरिए कामयाबी हासिल हुई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी ये भी कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, ये कहते हैं, ये नारा भी उन्हें डरा चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, बीजेपी को, अमित शाह को परेशान हो चुके हैं। और फिर आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म को ये भी खदशा लाहक है कि उन्होंने जो उसूल बनाए थे कि 75 साल की उम्र के बाद कोई बीजेपी लीडर पार्टी में नहीं रहेगा बल्कि मार्गदर्शक मंडल में उन्हें ले जाया जाएगा। यानी एक वो सियासी आईसीयू है, आखिरी जब उम्र आती है तो उन सियासी आईसीयू में उन्हें ढकेल दिया जाएगा, जैसा कि मोदी ने अपने ही उस्ताद अडवाणी को ढकला है। और अडवाणी को जो ढकला है, मैं समझता हूं कि मोदी का कसूर नहीं है, ये कुदरत का इंतकाम है, बाबरी मस्जिद का बदला है। बाबरी मस्जिद की तहरीक, राम मंदिर की तहरीक जो उन्होंने शुरू की थी, राम यात्रा, रथ यात्रा उन्होंने जो निकाली थी, हिंदुस्तान में तबाही व बर्बादी मच गई थी। बीजेपी सिर्फ 2 सीटों तक महदूद हुआ करती थी, एक लखनऊ और दूसरा आप देखेंगे कि वरंगल। और उसके बाद
किस तरह राम रथ यात्रा के बाद बीजेपी की ताकत में इजाफा हुआ और फिर वो आज इख्तिदार पर बैठी है और उस इख्तिदार में लाने में आडवाणी का हाथ है। लेकिन आपने देखा कि कुदरत ने किस तरह आडवाणी को जलील और रुस्वा कर दिया है और मोदी जो उनके शागिर्द हुआ करते थे, उनके भक्त हुआ करते थे, आज बड़ी बेइज्जती के साथ उनको मार्गदर्शक मंडल यानी बीजेपी के आईसीयू यूनिट में दाखिल कर चुके हैं। अब वक्त आ गया है, खुद बीजेपी के नौजवान कायदीन कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी 75 साल मुकम्मिल होने के बाद उस आईसीयू यूनिट में मुंतकिल कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, देखिए नई जनरेशन भी तो है ना बीजेपी के, उनको भी तो मौका दिया जाना चाहिए ना, फिर उनको क्यों साइडलाइन कर दिया गया? जी जी। तो बराबर जो है ना ये आवाजें उठ रही अंदर से, लेकिन हमको चूंकि मीडिया गोदी मीडिया है, हमको पता नहीं चलता कि हो रहा क्या। आपने बिल्कुल सही है सिद्दीक साहब। आप देखें जिस अंदाज में बीजेपी सदर का मसला है, आरएसएस चाहती है संजय जोशी अहम लीडर है, उन्हें बनाना चाहती है बीजेपी का सदर, लेकिन नरेंद्र मोदी के वो कट्टर हरीफ है और नरेंद्र मोदी से इस कदर नफरत करते हैं कि दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। तो बीजेपी नहीं चाहती कि आरएस यानी बीजेपी का सदर संजय जोशी को बनाया जाए और ऐसे में आरएसएस और बीजेपी के दरमियान जबरदस्त यानी टकराव की कैफियत है। उसके बावजूद भी गोदी मीडिया ये नहीं बताता। गोदी मीडिया ये बताता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमानों का क्या होगा, अरे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ये समझना चाहिए गोदी मीडिया को। और गोदी मीडिया की भी हालत, अगर मोदी जाते हैं अपने घर वापस होते हैं तो गोदी मीडिया का वो हाल होगा जिस तरह नेपाल में, यकीन मानिए जब ये हमारा गोदी मीडिया नेपाल गया वहां पर उन्होंने बोले फौरन निकलो यहाँ से, बिल्कुल जो है ना तुम लोग दलाल हो, दलाल। बिल्कुल जो है ना उनको मालूम है यहाँ के जो मीडिया का जो रोल है उनको मालूम है और उनको इसलिए निकाल दिया गया बाहर और वहाँ के लीडरों को तो वज़रा को तो इन्हें भगा भगा के मारा गया। बताइए इतना बुरा अंजाम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा मंजर था। बिल्कुल बिल्कुल, ये जमहूरियत के लिए बेहतरीन सबक खामोश जो है ना वाक़या है और सीखना चाहिए। और हमारे पड़ोस में है, कहीं दूर नहीं है, पड़ोस में है और ये तीसरा मुल्क है पड़ोस का जहाँ पे ऐसे वाक़यात हुए हैं। उसके बावजूद भी अगर हम नहीं सीख रहे हैं तो फिर बताइए क्या हशर होने वाला है हिंदुस्तान का? कुछ नहीं बोल सकते। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, मणिपुर में मई 2023 को नस्ली तशद्दुद बड़े पैमाने पर फूट पड़ा था। नतीजे में 260 से ज़्यादा अफराद अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए थे। ख़वातीन की बेहुरमती की गई थी, यहाँ तक कि बहुत ही जो अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते वो काम किए गए थे और 350 से ज़्यादा गिरजाघरों को आग लगा दी गई थी। और उसके बावजूद भी हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब बोलने लगे तो आफ्टर 79 डेज, अब अंदाजा लगाइए कि एक वज़ीर आज़म है और उसकी एक रियासत जल रही है, उसके मुल्क की एक रियासत जल रही है और वो खामोश है और कहता है, अपना मुंह खोलता है तो कब खोलता है? आफ्टर 79 डेज, यानी 80 दिन के करीब वो अपना मुंह खोल रहा है और मुंह खोलता है सिर्फ 1 मिनट के लिए फिर बंद कर देता है। तो अब अंदाजा कीजिए कि वो वज़ीर आज़म को मुल्क की कितनी फिक्र होगी। हाँ, वज़ीर आज़म को अपने दौरों, बैरूनी दौरों की फिक्र है। अब अंदाजा कीजिए खाली सिर्फ सऊदी अरब का एक दिन का दौरा 15 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, तो क्या आवाम के जेबों पर ये डाका नहीं डालते? जबकि पेट्रोल की कीमत आलमी सतह पर $66 पर बैरल है और एक बैरल में आपको बताता हूं 187 लीटर पेट्रोल आता है और आप इस कदर सस्ता पेट्रोल खरीद कर यहां जो हिंदुस्तान में आप बेच रहे हैं 110 रुपए फी लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं, तो क्या ये लोगों के जेब पर डाका डालना नहीं है? और मोदी हुकूमत लोगों के जेब पर डाका नहीं डाल रही है और अवाम कब तक खामोश बैठेंगे, आप अंदाजा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, और ये अवाम जान चुकी है इस किस्म की जो हरकतें कर रहे हैं लोग और इतना बेतहाशा खर्चा किया जा रहा है इनके खासों पे। जो बैरूनी दौरों की बात होती है तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। बताइए आप जो है ना, इन्हें कोई महीना ऐसा नहीं जाता जो है ना बाहर के मुल्क का दौरा कर चुके होते हैं। इन्हें ऐसे ऐसे मुल्क को भी चले आते हैं जो आज तक हमारा कोई वज़ीर आज़म वहाँ पे नहीं पहुँचाया जाना। तो बताइए कि यहाँ की अवाम परेशान हाल है, इतनी महंगाई है, गुर्बत है और जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है और आप जो है ना याशियाँ कर रहे हैं, फिर रहे हैं जो है ना। तो नौजवानों में ये चीज़ आती है कैसा भी? बताइए आप जो है ना। बिल्कुल साहब आपने सही कहा और आपको बता दूं कि तंज़ुम फ़िज़ा का भी निशाना बनाया जा रहा है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को। मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वज़ीर आज़म को नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। वज़ीर आज़म होते हैं। और उसके बारे में आपको बताता हूँ, हैदराबाद के एक शायर हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने वो जो मिज़ाहिया शायरी करते हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा कर लिया, खलीजी ममालिक का दौरा कर दिया, यानी खलीजी ममालिक में जो ममालिक आते हैं खलीजी ताउन काउंसिल के GCC कंट्रीज़, उसमें मुत्तहिदा अरब इमारत है, ओमान है, उसमें क़तर है, बहरीन है और आप देखेंगे सऊदी अरब है और दूसरे ममालिक है। तो उन ममालिक का दौरा कर लिया, मगरबी ममालिक का दौरा कर लिया, अमेरिका के बार बार दौरे कर लिए। अब वज़ीर आज़म का एक दौरा बाकी है, वो भी दिल का दौरा। तो देखिए आप अंदाज़ा कीजिए शायर किस तरह, किस अंदाज में प्यारी बात को किस अंदाज में कह जाता है। कई मतलब होते हैं, दिल का दौरा बोले तो मैं समझता हूँ कि मोहब्बत का दौरा, मतलब वही है उनके पास, क्योंकि शायर का तख़य्युल जो होता है वो
बिल्कुल जो है ना इनडायरेक्टली वो कहना नहीं चाहते कहीं समझेंगे हार्ट अटैक, नहीं वैसा ऐसा नहीं है, जी जी प्यार का दौरा। जी हाँ बिल्कुल, दिल का मतलब प्यार से मतलब है, हाँ, दिल का प्यार ताल्लुक का, जो है प्यार ना, का जी हाँ दौरा, वाकई जी, जो है ना जी। करेक्ट उन्होंने कहा लेकिन है। प्यार भी मैं समझता हूँ कि मोहब्बत जो मिलती है बहुत ही नसीब से मिलता है। जी हर एक को नहीं मिलती, वो जिसको मिलना है उन्हीं को मिला बिल्कुल करती आपने है सही जो कहा है, है। बिल्कुल बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक प्यार होता है, प्यार के बाद आप देखेंगे किस तरह का ये मार होता है और महंगाई का मार हिंदुस्तानियों को पड़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि अगर कोई शख्स शादीशुदा होता है तो उसकी बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं। लेकिन अगर वो शादी ना करे तो ना जज्बात होते हैं, ना एहसासात होते हैं, और खुद ऐसे महसूस भी नहीं होता कि प्याज की कीमत क्या है, टमाटर की कीमत क्या है, मंडी में आलू किस तरह बिक रहा है, या भिंडी किस तरह के उसके भाव बढ़ते जा रहे हैं, और मेवों का क्या हाल है। यही हाल है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का है, और उन्हें पता ही नहीं है कि महंगाई किस चीज़ का नाम है। जी बिल्कुल जो है ना आपको एहसास उस वक्त होगा जबकि आपकी फैमिली हो, बीवी बच्चे हो, कैसे अखराजात होते हैं पूरे, कितनी मुश्किलात ज़िंदगी गुजरती है, तो जब आपको पता चलेगा। लेकिन आपको एहसास नहीं है तो लोगों का एहसास क्या जाने आप में, लोगों को के एहसास से आपको क्या मतलब है, लेना देना जाना। आपको तो अपनी जो है ना खर्चे अपनी ऐशियों में मसरूफ़ हैं सब सारी जो है ना खाली। तो ये चीज़ जो है ना समझने की बात है जाना। बहरहाल नाज़रीन, हम आप एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं। खबर का ताल्लुक़ है नेक्सलाइट्स तहरीक से। अगर नेक्सलाइट तहरीक के से वाबस्ता अगर कायदीन ख़ुद को पुलिस के खुद सुपुर्दगी करेंगे पुलिस के सामने, तो समझिए कि ये तहरीक कमज़ोर हो जाएगी, और हो भी रही है। अमित शाह ने तो कहा है, मोदी ने तो कहा है कि हम हिंदुस्तान से नक्सलवादियों को यानी अर्बन नक्सल्स को सब निकाल फेंकेंगे। ये अमित शाह का दावा है, लेकिन कौन किसे निकाल फेंकता है ये तो वक्त ही बताएगा। ताहम हम आपको लिए चलते हैं तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में डीजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि जो नेक्सलाइट तहरीक की बहुत ही अहम और सीनियर लेडी लीडर है, उन्होंने सरेंडर कर दिया है पुलिस के सामने। मैं बात करता हूँ पी कल्पना की। पी कल्पना के 8-10 नाम हैं, यानी फर्जी नाम भी है। और आपको यही बता दूं कि मैना के नाम से वो तेलुगु मैगजीन में शॉर्ट स्टोरीज लिखा करती है, और लोग पसंद भी करते हैं, और लोग प्यार से उन्हें मैनक्का कहते हैं। जी बिल्कुल जो है ना, और 1 करोड़ रुपये उनके सर पर इनाम था। जी हाँ बिल्कुल, ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ी है, और उनके जो कायदीन है आहिस्ता आहिस्ता हथियार डालते जा रहे हैं, और ये हुकूमत की तरफ से उनके ऊपर जो तशद्दुद किया जा रहा है, उनको जो है ना मारपीट की जा रही है, वो भी एक उसका एक रीज़न है जाना। तो ये लोग जो है ना इतने साल रूपोश होने के बावजूद भी जो है ना ये लोग मतलब मेरे ख्याल से कुछ उनका जो हासिल होने का था, उनकी जो चीज़ मेन जो मैनिफेस्टो था उनको हासिल नहीं हो चुका है जो है ना। यानी पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं कि वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं जो है ना। और देखिए ये खातून जो थी, खातून जो हैं वो बहुत सीनियर खातून है, अच्छी खासी उम्र की खातून है, और वो छत्तीसगढ़ साउथ सब जोनल की इंचार्ज थी, ब्यूरो की इंचार्ज थी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस की है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि नेक्सलाइट्स आखिर क्यों खुद सुपुर्दगी कर रहे हैं। ये नेक्सलाइट्स को भी सोचना होगा और फिर देखना होगा कि आगे क्या होता है। वैसे भी अमित शाह कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को नेक्सलाइट से पाक करके रहेंगे। अरे मेरे भाई, नेक्सलाइट्स कोई गैर मुल्की बाशिंदे नहीं है, हमारे मुल्क के अपने बाशिंदे हैं। उनके साथ बातचीत की जा सकती है, उनके शिकायत की सुनवाई की जा सकती है, उनके जो मुतालबात है उनकी सुनवाई की जा सकती है। तब कहीं जाकर पता चलेगा कि आखिर जो बुनियादी वजह क्या है इस झगड़े की, इस परेशानी की। तो ये चीज़ें जी मेरे ख्याल से रियाज साहब, ये इनको साफ करने से पहले फ़िरका परस्तों से सफाई ज़रूरी है हिंदुस्तान की। मेरे ख्याल से बात कही आपने, बिल्कुल। यानी इस वक्त राइट नाउ जो सब में बड़ा चैलेंज है वो फ़िरका परस्ती का है। फ़िरका परस्ती का जो जहर है वो जहर को यहाँ से पाक करना चाहिए। नेक्सलाइट्स को बाद में भी हम कर सकते, डील कर सकते, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो लोग फ़िलहाल अभी उतना ख़तरा नहीं है मुल्क के लिए जितने फ़िरका परस्त ताकतें ना हिंदू करते हैं ना मुसलमान करते हैं। बिल्कुल जी है ना। तो ये लोग जो है ना अपनी रोटी सेकने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए ये लोग फ़िरका परस्ती का जो जहर घोल रहे हैं, जिस किस्म के हालात पैदा करें, वो बहुत ख़तरनाक है। नक्सलिज़म कुछ भी नहीं है उनके सामने जाना। अर्बन नक्सल के बारे में क्या कहते हैं आप? बार बार ये जो भी समाजी जहदकार होते हैं, हुकूक इंसानी के जहदकार होते हैं, जो अक़लियतों की हक यानी के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, अमित शाह या मोदी हो या फिर बीजेपी कायदीन हो या RSS कायदीन हो, उन्हें अर्बन नक्सल कहते हैं। रियाज साहब, जब तक देखिए आप तशद्दुद का मसला है ना, तशद्दुद अगर ना हो तो वो जो है ना दे आर पीसफुल पीपल। अच्छा, वो फ़ायदेमंद है सोसाइटी के लिए। हाँ, जब तशद्दुद पे अगर वो उतर आते हैं तो वो ख़तरा हो जाते हैं। तो अगर वो लोग जो है ना
आवाम की खिदमत कर रहे हैं खामोशी से और बिल्कुल पुरअमन तरीके से, तो उसमें बुरी बात क्या है मेरे समझ में? तो फिर हमारे वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं? क्या वज़ीर आज़म इस चैलेंज बयानात नहीं देते? वज़ीर आज़म शमशान या आप देखें कब्रिस्तान की बात नहीं करते, वज़ीर आज़म रमज़ान और दीपावली की बात नहीं करते, फ़र्क की बात नहीं करते। राजस्थान में वज़ीर आज़म अजीब व गरीब बातें नहीं की थी वज़ीर आज़म ने। मगरबी बंगाल में उन्होंने कहा था कि लिबास देकर पहचानो। तो क्या ये इश्तियाल-अंगेज़ी नहीं है? हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह ये कहते हैं CAA के एहतजाज के दौरान शाहीन बाग के एहतजाजियों की तरफ इशारा करते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन इस तरह दबाओ कि शाहीन बाग में उसका असर महसूस हो। तो ये क्या इश्तियाल-अंगेज़ी नहीं है? बीजेपी के कायदीन ये नहीं कहते कि देश के गद्दारों को गोली मारो, डाइश को। अब तो डाइश की जगह इनके नाम से पुर करना है अब तो। बिल्कुल इनका नाम आएगा। और ये खुल्लम खुल्ला जो है ना अपने इक़्तिदार में रह के ये मुसलमानों को निशाना बनाते, अक़लियतों को निशाना बनाते अपनी तकरीरों में, तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कौन है पूछने वाला बताइए? खुलेआम बड़े बड़े लीडर इनके जो है ना, तो उनके ऊपर तो पहले पकड़ करिए, बाद में नक्सलिज्म को पाक करिए, वो तो दूर की बात है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि 14 सितंबर को हैदराबाद में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक है, अगर आप उसका मुतालिया करेंगे, सुन्नत रसूल के वाक़यात पढ़ेंगे, अहादीस मुबारक पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रहमतुल लिल आलमीन, सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो ना किसी एक मज़हब के लिए आए हैं, बल्कि तमाम आलमीन के लिए, चाहे आसमान के हो या ज़मीन हो, तमाम आलिमीन के लिए वो रहमत बनाकर भेजे गए हैं। इसलिए आप अंदाज़ा कीजिए कि आप हर एक के साथ बहुत ही शफ़क़त से पेश आते थे और पेश आते रहे। और आपको ये भी बता दें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर जो ज़ात पात थी, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन को, बच्चियों को दफन कर दिया जाता था, वो सिलसिला रोका और कहा कि अगर एक बच्ची की भी कोई सही तरबियत कर ले, उसकी शादी कर दे, तो फिर समझिए कि वो जन्नती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को क्या मुकाम दिया है। यानी माँ के कदमों के नीचे जन्नत, ये हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली है। ये चीज़ें, ये इनाम है इंसानियत पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह का रहम है इंसानियत पर। तो कहने का मतलब ये है कि कल जुलूस निकल रहा है, हमारे बच्चे जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गाड़ियों पर स्टैंड करते हैं, करतबबाजी करते हैं, मेरे भाई इस्लाम में ये नहीं है। अगर आपको करतबबाजी करना है तो इल्म के मैदान में कीजिए, सबसे आगे बढ़कर बताइए। मुसाबकत करना है तो इल्मी शोबे में, तिजारती शोबे में, माशी शोबे में कीजिए, तब कहीं जाकर आपको समझा जाएगा कि आप उम्मती हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपका फ़र्ज़ है, आप खैर उम्मत है, बेहतरीन उम्मत है। आपको तो मैसेज देना चाहिए। कल का अच्छा मौका है, अपने गैर मुस्लिम भाइयों को मैसेज दीजिए। आप बताइए कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद जुलूस निकलता है तो लोग किसी इबादतगाह पर पर्दा डालने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, या फिर सड़कों पर गंदगी नहीं करते, या फिर आप देखेंगे कि बेचैनी का माहौल पैदा नहीं करते, बल्कि मोहब्बत तो उल्फत का माहौल पैदा होता है, अमन व आमान का माहौल पैदा होता है। जी हाँ, ये बेहतरीन मौका है। जी आप पेश करिए जो है ना उसवा हसना को, और नॉन मुस्लिम में जो है ना पेश करिए कि देखिए ये टीचिंग्स होते हैं हमारे पास। हाँ। और कोई चीख पुकारी की ज़रूरत नहीं है, लौलो आपकी ज़रूरत नहीं है, ना डीजे की ज़रूरत है, ना आपको कोई बाजे ताशी की ज़रूरत है। बिल्कुल अमन तरीके से आप मैसेज दीजिए, देखिए फिर उसका असर कैसा पड़ता है। अरे डीजे तो आपको ज़रूरत है ही, इस्लाम में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। मौसीकी वगैरह ये बिल्कुल से इज्तिनाब करिए और पुरअमन तरीके से जो है ना एक नमूना पेश करिए कि देखो ये होता है, हमारा जुलूस ये होता है। अहद कर लीजिए कि हम 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे, 5 वक्ता नमाजी हो जाएंगे, ये अहद कर लीजिए। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़बर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।